नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए शिक्षण विधियों का एक तरह से मेगा पेपर लेकर आया हूं, मेगा टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको शिक्षण विधियों के टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पिछली भर्ती जो परीक्षाएं आपकी हुई है उनसे और साथ ही आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो ऐसे प्रश्न शिक्षण विधियों के आप इस टेस्ट में सोल्व करने वाले हैं, जो कि लेवल 1 के लिए और लेवल 2 चाहे आप एसएसटी से हो या साइंस में से हो, हिंदी से हो या अन्य किसी भी सब्जेक्ट से हो, इन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये 100 प्रश्न है और बहुत ही कम समय में इन 100 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। मान के चलिए 50 मिनट में आप इन 100 प्रश्नों को हल कर लोगे साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सी विशेषता उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें बालकों की कमजोरियों को दूर किया जाता है, इसकी सफलता निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है, इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण है और विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो देखो, पहली, दूसरी, तीसरी तो उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता है क्योंकि विद्यालय स्तर पर करेंगे। सफलता, इसकी जो सफलता है वो निदानात्मक शिक्षण का आधार है और बालक की कमजोरियों को भी इसमें दूर किया जाता है। लेकिन विकल्प नंबर जो 3 है साथियों, अंतिम रूप इसका सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण इसका अंतिम रूप होता है। तो पहले क्वेश्चन में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, सीसीटीवी कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन को, बंद परिपथ दूरदर्शन को, उपग्रह दूरदर्शन को और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 2 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए और समझ करके इसका उत्तर दीजिएगा। तो देखो, सीसीटीवी सभी ने इनका नाम सुना ही होगा सीसीटीवी का। तो इसको खुला परिवहन परिपथ दूरदर्शन नहीं कहते हैं, बल्कि इसको बंद परिपथ दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, निम्बर्ट का, रोज का और बीके श्रीवास्तव का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो कथन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। तो देखो, किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए सीधा प्रभाव डाले, तो ये जो परिभाषा पर्यावरण की दी गई थी ये निम्बर्ट के द्वारा दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में ज्ञानपरक उद्देश्य छात्रों में किस योग्यता का विकास करता है? भावों एवं विचारों को समझने की, उच्चारण में सुधार एवं शुद्धता की, भाषा तत्वों के ज्ञान प्राप्ति की और सस्वर वाचन की। तो भाई, ज्ञानपरक उद्देश्य के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ज्ञानपरक में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अतः भाषा तत्वों के ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का ये विकास करता है। थर्ड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं साथियों। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 समझिएगा। पांचवें क्वेश्चन को, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बालक की संज्ञानात्मक समझ एवं दक्षता में संवर्धन करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का असमर्थन नहीं करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझना। तो देखो, पर्यावरण शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए क्योंकि प्रश्न समझने पर आधारित है। जल्दी में करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम इसमें ले लेते हैं। तो देखो, पांचवें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 3, लैंगिक जो भेदभाव है, उत्पीड़न है आदि का असमर्थन नहीं करना। तो भाई, असमर्थन तो करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? तो साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प जो है पांचवें क्वेश्चन में सही है। भाई, समर्थन नहीं करना, समर्थन नहीं करना ये तो उद्देश्य है, लेकिन असमर्थन नहीं करना थोड़ी उद्देश्य है। असमर्थन करना उद्देश्य है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो छठा क्वेश्चन, किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका है रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, रटकर याद करना, सैद्धांतिक पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि रटकर सीखना तो बिल्कुल गलत है। सैद्धांतिक पुस्तकों से या रचनावादी सिद्धांत। तो साथियों, समझ बनाने के लिए किसी भी अवधारणा के प्रति रचनावादी सिद्धांतों द्वारा सीखना ही सबसे बेस्ट माना जाएगा। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक और सभी। तो भाई,
विद्यालय शिक्षा का कैसा साधन है साथियों? अनौपचारिक या निरौपचारिक नहीं है, बल्कि औपचारिक साधन है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम होता है, एक निश्चित तरीके से पढ़ाया जाता है, एक निश्चित अंतराल में, निश्चित समय में, निश्चित शिक्षकों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। सद्वृत्तियों के विकास के आधार पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। छात्रों द्वारा सहज और कविता का पाठ किया जा सकेगा। छात्रों द्वारा अपनी विषय वस्तु को समझा जा सकेगा। छात्र आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान हो सकेंगे, और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प आपका सही है? सही आंसर का चयन करो साथियों। देखो, सद्वृत्तियाँ, कविता का पाठ करना सद्वृत्तियाँ नहीं है, ठीक है। ये तो कौशल है, सहज और कविता का पाठ करना तो विषय वस्तु को समझना अवबोध है, और सद्वृत्तियों में क्या आ जाएगा? छात्र आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान हो सकेगा, क्योंकि आशावान होना सद्वृत्ति होती है। थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे मित्रों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उच्छृंखलता को अवसर मिले, छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, छात्रों को मूल अथवा निष्क्रिय बनने का अवसर मिले, और इनमें से सभी। तो भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय बनने का अवसर नहीं मिलता है, ये तीसरा गलत है। तो इनमें से सभी भी गलत हो गया। साथियों, राइट आंसर है छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें प्रश्न अधिक संख्या में हो, लघुतरात्मक हो, सत्य असत्य के रूप में हो, और वस्तुनिष्ठ हो। तो देखो, कौन से प्रकार के मूल्यांकन को हम सही कहेंगे, अच्छा कहेंगे? तो साथियों, जिस मूल्यांकन में प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, उस मूल्यांकन को हम अच्छा मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। चौथा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11 है, छात्रों की कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम तरीका है। अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षण और पृष्ठपोषण। तो कमजोरियां हैं, क्षमता है, कुशलता है, ये सारी चीज़ें। भाई कमजोरियों का ज्ञान हमें मूल्यांकन के माध्यम से होता है, शिक्षण या पृष्ठपोषण से नहीं। तो सेकंड विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को। इनमें से कौन सी सामग्री दृश्य नहीं है? चित्र, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड और कंप्यूटर। तो बताइए 12वें प्रश्न का सही उत्तर। जो सामग्री यहाँ पर दृश्य नहीं है वो किस विकल्प में दे रखी है? साथियों, प्रश्न संख्या 12 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। जो कंप्यूटर वाला जो चौथा विकल्प है, ये दृश्य सामग्री नहीं है, बल्कि कंप्यूटर क्या है? एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। किसी सामग्री है? दृश्य श्रव्य। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 12वें प्रश्न में सही रहेगा। देखिए, चित्र, बुलेटिन बोर्ड और प्लेनर बोर्ड, तीनों ही ये दृश्य सामग्रियों के उदाहरण हैं। अतः ओनली विकल्प ही जो 4 है वो ही 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न कहलाता है। विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वेद नहीं है, और विभेदकारी नहीं है। प्रत्येक बालक उस प्रश्न का उत्तर सही दे रहा है, मतलब वो सामान्य मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली में विभेद नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रश्न विभेदकारी नहीं है। चौथा विकल्प आपका 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को थोड़ा टाइम दे देते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष नहीं है, ठीक है, दोष नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समय अधिक लगता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों का गुणात्मक विकास नहीं हो पाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में धन अधिक लगता है। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? साथियों, 14वें क्वेश्चन में समझ में आया होगा। विकल्प 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों में गुणात्मक विकास नहीं हो पाता। ये गलत है ना, क्योंकि आप गुणात्मक विकास आसानी से कर सकते हो। सभी तरह का मूल्यांकन इसमें होता है। गुणात्मक कर लो, मात्रात्मक कर लो, अवलोकनीय कर लो, कैसे भी। थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का, किलपेट्रिक का, क्रो एंड क्रो का, और रेमंड का। तो प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर का चुनाव आपको करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? देखो, केस स्टडी, जिसको व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं, उसके संबंध में ये कथन जो कहा गया है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। कथन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। 15वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां तो देखो, प्रश्न नंबर 16 है, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख पहलू है भाषण, कथोपकथन, व्यवहार कुशलता और सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति में भाषण भी होता है,
कथोपकथन भी किया जाता है और व्यवहार कुशलता भी आ जाती है। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के मुख्य प्रेरणता है क्रो एंड क्रो, जॉन ड्यूवी, कनिंघम और रेमंड। तो प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम परियोजना विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों, इसके मुख्य प्रेरणता कौन है? जॉन ड्यूवी है। जबकि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपेट्रिक है। किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि किसके आधार पर दी है? जॉन ड्यूवी की प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं पूरी रीट में प्रोजेक्ट विधि से। तो सेकंड विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास होना चाहिए, शब्द भंडार की वृद्धि होनी चाहिए, विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए और उचित आरोह अवरोह होना चाहिए। तो भाई प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण की बात की जा रही है, विराम चिन्हों का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर नहीं देते हैं। शब्द भंडार की वृद्धि, उचित आरोह अवरोह, ये भी गलत हो जाता है। साथियों, सबसे मुख्य जो उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण का, वो होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का बालकों में विकास हो। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर नहीं आता है तो मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाती है। विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता और व्यावहारिकता। छात्र की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। कोई अंतर नहीं आ रहा है मतलब वो परीक्षण क्या है? एक विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। विकल्प 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। पठन सिखाने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। तो भाई पठन सिखाने का मतलब सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा विकल्प रहेगा? अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए और 20वें प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? पठन का मतलब यूँ नहीं है कि किसी चीज़ को पढ़ लिया तो वही पठन है, बल्कि पठन के साथ साथ अर्थ ग्रहण भी उसका होना चाहिए। मतलब जो वो कहना चाहता है उस भाव को भी हमें समझ में आना चाहिए, तो वो ही पठन कहलाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। जैसे मान लीजिए इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं रहे तो वो कोई पढ़ना थोड़ी कहलाता है। प्रथम विकल्प 20वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? आर्यभट्ट, होगबेन, युंग और रामानुज। तो देखो इस परिभाषा को मैंने थोड़ा चेंज किया है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? होगबेन। होगबेन के द्वारा क्या बताया गया था? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण शब्द का प्रयोग होगबेन ने किया था, लेकिन प्रतिबिंब को ही दर्पण कहा जाता है। इसलिए एग्जाम में भी आपसे ऐसे कुछ ही शब्द चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सोचना है। ऐसी स्थिति में थर्ड विकल्प आपके 21वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनने के लिए, मनोरंजन के लिए और साहित्यकार बनने के लिए। तो भाई भाषा की शिक्षा विद्वान बनने के लिए तो नहीं दी जाती है, साहित्यकार बनने के लिए भी नहीं दी जाती, क्योंकि हर भाषा सीखने वाला साहित्यकार नहीं बनता है। मनोरंजन के लिए भी नहीं, बल्कि अर्थग्रहण करने के लिए और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो विकल्प 1 सही है 22वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक को परीक्षा में पास करना, बालक का सामाजिकरण करना, बालक को समाज का ज्ञान देना और बालक को भाषण देना सिखाना। तो परीक्षा में पास कराना तो इसका मुख्य उद्देश्य हो ही नहीं सकता साथियों। भाषण देना सिखाना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरा या तीसरा विकल्प, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में? तो समाज का ज्ञान देना मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि बालक का सामाजिकरण करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। 23 में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। द्रुत पाठ है, स्टार करना क्वेश्चन पर। कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन और सहायक पुस्तक का अध्ययन। देखो रीट में आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न पे दिया गया था बोनस, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि भाई द्रुत पाठ इनमें से क्या है, तो जो सहायक पुस्तक होती है, मतलब जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ी होती है, सहायक पुस्तकें कहलाती है, तो उसका अध्ययन सबसे तीव्र गति से किया जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 24 में सही है। बाकी सारे ही ऑप्शन यहाँ सही माने गए थे, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रथम चॉइस क्या रहेगी? चौथा विकल्प। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, 25वां क्वेश्चन। वह विद्या जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि और अंतर्वैयक्तिक विधि। तो जो विद्यार्थी है उनकी खुद वो पहल कर रहे हैं, तो खुद पहल किस में करते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों में। जिस विधियों में अधिगमकर्ता मतलब छात्र को केंद्र मान करके उनको क्रिया के माध्यम से सिखाया जाता है, वही अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती है। दूसरा विकल्प 25वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किससे समझने में मदद करते हैं?
अध्यापक को, शिक्षार्थी को, विषय वस्तु को और इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? साथियों, किसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है? शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं वो शिक्षार्थी को समझने में निर्माताओं की मदद करते हैं। सेकंड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, समग्र और सतत मूल्यांकन नहीं है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षकों के लिए भार। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है और इससे ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो देखो कौन सा विकल्प सीसी के बारे में सही नहीं लग रहा है आपको? विकल्प नंबर 1, विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी होता है लेकिन शिक्षकों के लिए भार, ये गलत है। शिक्षकों के लिए भार सीसी को नहीं माना जाता है साथियों। विकल्प 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता लिखना और कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगाना। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब इनमें से किससे लिया जाएगा? 28वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव करो। देखो वैसे तो चारों ही विकल्प यहाँ पर प्रिंट समृद्ध वातावरण से लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसको यहाँ पर देखना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 28 में क्या आंसर है? देखो रंगीन चार्ट, पोस्टर, दीवारों पर रंगीन कविता लिखना, बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगाना, सारे ही यहाँ पर तीनों ही हैं, लेकिन कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, ये सबसे बेस्ट विकल्प है साथियों 28 में। तो आपके फिर कौन सा विकल्प ज़्यादा सही रहेगा? प्रथम विकल्प 28 में सही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। तो अर्थग्रहण अगर हमको करना है, सबसे ज़्यादा अर्थग्रहण किसके माध्यम से होता है? व्याकरण, समाचार या सहस्वर से नहीं बल्कि मौन वाचन से होता है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थग्रहिता क्षमता का विकास करना। तो थर्ड विकल्प आपके 29 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 पर। तो चलिए 30वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। संग्रहालय को किस सहायक सामग्री में समाविष्ट किया जाता है? श्रव्य दृश्य और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो संग्रहालय होता है वो श्रव्य दृश्य तो होता नहीं है, ना ही श्रव्य होता है, ये एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है। सेकंड विकल्प सही है आपके 30वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 31 है, कौन कथन संगत नहीं है? जो कथन संगत नहीं है उसको आपको देखना है। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं, और पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो 31वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर का चयन करना है। देख लीजिए प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 31 में सही है साथियों? विकल्प नंबर 4, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। भाई साध्य नहीं होता है, साधन होता है, ठीक है। तीसरा, दूसरा, पहला विकल्प तो सही है, लेकिन जो चौथा विकल्प है ये संगत नहीं है, ये एक गलत विकल्प है। तो चौथा ही विकल्प आपका आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है साथियों यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 32 आपके देखते हैं। यह शिक्षक की अनुदेशी सामग्री है, कार्य पुस्तक, एटलस, पूरक सामग्री और पाठ्यक्रम गाइड। तो प्रश्न नंबर 32 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। शिक्षक की अनुदेशी सामग्री इनमें से कौन सी है? मित्रों, कार्य पुस्तक, एटलस, पाठ्यक्रम गाइड ये अनुदेशी सामग्री नहीं होती है। अनुदेशी सामग्री क्या है? जो पूरक सामग्री होती है शिक्षक के लिए, तो वही शिक्षक की अनुदेशी सामग्री कहलाती है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 32 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 पर। तो 33वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है। ये देखिए 33वें क्वेश्चन को, किसका संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, सहस्वर वाचन और प्रतिलिपि। तो भाई शुद्ध उच्चारण में, कविता पाठ में बोला जाता है, सहस्वर वाचन में बोला जाता है, लेकिन प्रतिलिपि तो लिखना होता है, इसलिए फिर 33वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 पर। तो 34वां क्वेश्चन, शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग करने को शिक्षण में आईटी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, संचारण प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो भाई शिक्षण जो सीखने की प्रक्रिया है इसको बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग जो हम करते हैं इसको शिक्षण में आईसीटी कहा जाता है साथियों। आईसीटी का नया टॉपिक आपके जुड़ा है। आईसीटी का मतलब सभी जानते हो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। दूसरा विकल्प 34वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। तो चलिए 35वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है मित्रों आपके, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है।
मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए और इनमें से सभी। तो वही क्षेत्रीय भ्रमण किसके लिए उपयोगी होता है साथियों? अगर आप चौथे विकल्प पे जा रहे हो तो गलत है, क्योंकि अच्छा समय व्यतीत करना नहीं है इसका आंसर। तो दोनों में से एक का चयन करना है, अनुभविक साक्ष्य के लिए, मतलब बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव इसमें मिलता है क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से। 35वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है? गिलबर्ट, रॉबर्ट गेने, मैकनेर और स्टालुरोव डेविस। जॉन स्टालुरोव डेनियल डेविस इनका पूरा नाम है। तो देखिएगा, जो कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल है ये किसके द्वारा बनाया गया है? जॉन स्टालुरोव डेनियल डेविस के द्वारा बनाया गया है साथियों। 36वें में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। तो 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 37 है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो सर्वाधिक उपयोगी माने जाने वाली साथियों, सबसे ज़्यादा उपयोगी किसको माना जाएगा 37वें में? राइट आंसर क्या रहेगा? श्रव्य दृश्य सामग्री, क्योंकि इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, इसलिए यहाँ आपका थर्ड विकल्प 37 में सही रहेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 पर। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 38 है। क्या पूछ रहा है आपसे 38वां क्वेश्चन? ये देखिएगा, अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी किसने बनाई? फ्लेंडर, रेयोन, एमिडोन और सिमोन और रिचर्ड ओवर। तो प्रश्न नंबर 38 में सही आंसर देना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में जो अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी है ये फ्लेंडर के द्वारा बनाई गई थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 38 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। तो चलिए 39वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39, गणित विषय में पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है और इनमें से सभी। तो 39 में आपको आंसर देना है। देखिएगा, गणित विषय में जो पाठ्यक्रम गणित विषय के पाठ्यक्रम में जो महत्व होता है क्योंकि ये विज्ञान विषयों में भी अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को भी विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में भी गणित का हम उपयोग करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 39 में यही आपका आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। तो चलिए 40वें प्रश्न की ओर। एक अच्छे व्याख्यान में आवश्यक है विचारों की स्पष्टता, बिना रुके बोलना, नाटकीय प्रस्तुति और नरम आवाज में बोलना। तो भाई हम कोई भी व्याख्यान देते हैं, उस व्याख्यान में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है साथियों? विचारों की स्पष्टता। जो भी हम बोल रहे हैं वे विचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाला उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, तो ही सब समझेगा ही नहीं तो फिर वो व्याख्यान भी किस काम का। इसलिए आपके ओनली प्रथम विकल्प 40वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आएंगे। तो चलिए 41वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 41 है, खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन और सिगमंड फ्रायड। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि भाई खेल विधि तो यहाँ हेनरी कोल्डवेल कुक की होती है, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो भाई खेल विधि के जनक हेनरी कोल्डवेल कुक ही है, लेकिन फ्रोबेल ने जो अपनी किंडरगार्टन विधि दी थी, किंडरगार्टन विधि, उसमें ही खेल विधि का प्रयोग कर लिया था, इसलिए फ्रोबेल को भी माना जाता है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक अगर ऑप्शन में नहीं है तो फ्रोबेल को सही कर दिया करो। प्रथम विकल्प 41वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MLL की नहीं है? कौन सा तत्व? अधिगम निपुणता, लघु पद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो भाई देखो, MLL का मतलब होता है मिनिमम लर्निंग लेवल, मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर की बात की जा रही है। तो साथियों इसमें अधिगम निपुणता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, CC होती है, लेकिन लघु पद इसमें नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 इसमें सही है, क्योंकि जो लघु पद है साथियों ये लघु पद अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 43 पर। 43वां प्रश्न, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि छात्र घर पर स्वतंत्र न रह सके, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए और लेखन कौशल के विकास के लिए। तो भाई स्वतंत्र न रह सके इसलिए थोड़ी गृह कार्य देते हैं, गलत हो गया। पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए, चलो हो सकता है। सामाजिक विकास के लिए नहीं होगा, सामाजिक विकास गृह कार्य से नहीं होता है, लेखन कौशल के विकास से। तो तीसरा या चौथा विकल्प 43वें में आपको सही आंसर देना है साथियों। देखो, गृह कार्य इसलिए देना चाहिए क्योंकि छात्रों ने पाठ को कितना समझा है इस चीज़ की जानकारी हमें गृह कार्य के माध्यम से मिल जाती है। थर्ड विकल्प आपके 43वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 है, प्रकरण स्वास्थ्य एक प्रकरण का नाम है। ठीक है, पाठ्य योजना तैयार करते समय आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा? शिक्षण सामग्री का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रकरण को कई बार पढ़ना और प्रस्तावना प्रश्न। 44वें प्रश्न में सही आंसर बताना है साथियों। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो देखो, किसी भी प्रकरण पर यदि पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि आखिर ये जो पाठ योजना बनाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है। सेकंड विकल्प 44वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं।
तो चलिए 45वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 45। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए विकास एवं सुधार की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण। तो भाई शिक्षण कौशलों की बात की जा रही है, माइक्रो टीचिंग ही सबसे बेस्ट है साथियों। शिक्षण कौशल माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। दूसरा विकल्प आपके 45वें में सही है। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे प्रश्न नंबर 46 क्या पूछ रहा है। परियोजना विधि के सोपानों की संख्या है 4, 5, 6 और 3। तो साथियों परियोजना विधि जो कि करके सीखने पर आधारित विधि है। किस पर आधारित विधि है? करके सीखने पर। इसमें बालक करके सीखता है। और इसके सोपानों की यदि हम बात करें तो इसके कुल सोपानों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें अंतिम जो सोपान है वो है लेखा जोखा करना। क्या है साथियों? लेखा जोखा करना, या फिर इसको आलेखन के नाम से भी जाना जाता है। पहला सोपान जो इसका है वो है परिस्थिति उत्पन्न करना। तो ये दोनों सोपान विशेष तौर पे आपको याद रखने हैं। साथियों किसके द्वारा दी गई थी परियोजना विधि? किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी। विकल्प 3 आपके 46 में सही है। नेक्स्ट 47 की ओर बढ़ते हैं। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य है, पूर्णतः असत्य है, निराधार है। तो भाई गणित हो, विज्ञान हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, बच्चे भाषा सभी में सीखते हैं। ये एक पूर्णतः सत्य विचार है। प्रथम विकल्प आपके 47वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। तो चलिए 48वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है आपके आगमन विधि के रूपों की संख्या है 1, 2, 3 और 4। तो देखिएगा आगमन विधि के कितने रूप होते हैं प्रश्न संख्या 48 में आपको बताना है। तो साथियों 48वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जबकि आगमन विधि में कितने शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? 5 शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। जो आगमन विधि के जो 2 रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके उदाहरण विधि है और एक आपके प्रयोग विधि है। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? तो ओनली सेकंड विकल्प ही 48 में सही रहेगा। नेक्स्ट 49 पे आते हैं। निम्न में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है। पाठ्यपुस्तक को ग्रहण करने में, शब्दों का उच्चारण करने में, वर्तनी संबंधी और वाक्य रचना संबंधी। तो भाषा संबंधी त्रुटियां बालक किसमें नहीं करता है साथियों? 49वें प्रश्न में सही विकल्प का चयन करो। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? देखो इसमें जो सही आंसर है पाठ्यपुस्तक को ग्रहण करने में मतलब पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को ग्रहण करने में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होती है। विकल्प 1 सही है आपके 49वें में। यहाँ तो भाषा संबंधी त्रुटियां हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। तो देखो मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में आप प्रेषित किसको कर सकते हो? 50वें प्रश्न में आपको सही आंसर देना है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 50 में कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। साथियों वाक्य की रचना लेखन के द्वारा की जाती है, चित्र का निर्माण लेखन के द्वारा होता है, कहानी लेखन में है, मौखिक अभिव्यक्तियाँ प्रश्नोत्तरी के द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हो। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। 51वां क्वेश्चन है आपके, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्यगोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, समूह शिक्षण विधि और दूरस्थ शिक्षण विधि। तो देखो पखवाड़े तक, पखवाड़े मतलब 15 दिन तक कार्यगोष्ठी किसमें करते हैं? दूरस्थ शिक्षण विधि में करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है। दूरस्थ शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है? जिसमें जो विद्यार्थी होता है, जो अध्येता होता है, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है, बल्कि घर में बैठकर ही वो शिक्षा को प्राप्त करता है। चौथा विकल्प 51वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। तो 52वां क्वेश्चन है आपके, सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रंगों की पहचान के खेल खेलना बंद करना, चित्र का पठन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना और खिलौने बनाना। तो देखो सृजनात्मकता आपको विकसित करनी है तो भाई खेल खेलना बंद करने से थोड़ी सृजनात्मकता आएगी, चित्रों का पठन करने से भी नहीं आएगी, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना भी नहीं, बल्कि सृजनात्मकता किससे आएगी? खिलौने बनाने से, क्योंकि खिलौने बनाना मतलब रचनात्मक कार्य हो गया ये। इसलिए चौथा विकल्प आपके 52वें में सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, वैधता और मितव्ययिता। साथियों प्रश्न नंबर 53 में राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता तीनों ही आ जाती है, लेकिन मितव्ययिता नहीं आती है।
चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 53 में आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। तो 54वां क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री को सापेक्षिक प्रभावशाली को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? त्रिभुज के द्वारा, वर्ग के द्वारा, शंकु के द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा। तो भाई एडगर डेल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। एडगर डेल के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को सापेक्षिक प्रभावशाली के रूप में स्पष्ट किया गया था। किसके रूप में किया गया था साथियों? शंकु के रूप में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 54 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। तो चलिए 55वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का भाग नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ, नियंत्रण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता प्रकोष्ठ और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो देखो 55वें प्रश्न में भाषा प्रयोगशाला जो होती है उसमें श्रवण प्रकोष्ठ को भी रखा जाता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है, परामर्शदाता प्रकोष्ठ भी होता है, लेकिन दूरदर्शन प्रकोष्ठ इसमें नहीं होता है। चौथा विकल्प 55वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। तो चलिए 56वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, इस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र का निर्माण करना सरल होता है? निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो साथियों 56वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है, प्रश्न पत्र का निर्माण करना आसान किस में रहेगा? निबंधात्मक प्रश्न में रहेगा। और प्रश्न पत्र का निर्माण करने में कठिनाई बहुविकल्पीय में होती है। तो विकल्प 1 सही है 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। 57वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक अनुबंधन, उद्दीपक अनुबंधन। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग देखो किस पर आधारित विधि मानी जाती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि इसमें पुनर्बलन देने का कार्य किया जाता है साथियों। 57 में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। तो चलिए 58वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 58 है, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। इस विधि में समय अधिक लगता है। नवीन समस्या को हल को खोजा जाता है और यह तार्किक विधि है। तो 58 में राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? देखो विश्लेषण विधि को तार्किक विधि माना जाता है, नवीन समस्या का हल इसमें निकाला जाता है, समय अधिक लगता है, ठीक है। लेकिन ये ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है साथियों। प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 58 में, क्योंकि ये एक असत्य कथन है विश्लेषण विधि के संदर्भ में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। आपके 59वां क्वेश्चन, निम्न में से परंपरागत विधि का चयन कीजिएगा? मॉन्टेसरी, प्रयोगशाला, पाठ्यपुस्तक और इनमें से सभी। तो भाई मॉन्टेसरी और प्रयोगशाला परंपरागत नहीं है, पाठ्यपुस्तक विधि यहाँ पर परंपरागत विधि का ही रूप है। विकल्प नंबर 3 59 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 60 देखेंगे साथियों। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार होता है उद्देश्य शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। तो देखो प्रश्न नंबर 60 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार किसको माना जाता है साथियों? शिक्षण विधि को माना जाता है, क्योंकि शिक्षण विधि के आधार पर ही हम बच्चों को शिक्षण देते हैं, इसलिए थर्ड विकल्प 60वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। तो 61वां क्वेश्चन देखेंगे, देखो और कहो विधि से सीखा जाता है शब्द पठन। तो देखो प्रश्न नंबर 61 में देखो और कहो विधि से सीखा जाता है शब्द पठन, वाक्य पठन, रचना पठन और लेखन पठन। तो देख करके जिसमें कहा जाता है साथियों, इससे हम लेखन नहीं सीखते हैं, रचना नहीं सीखते हैं, बल्कि शब्द पठन करना सीखते हैं। जैसे ऊपर कमल का चित्र है, नीचे क लिखा हुआ है, क कबूतर वाला, ठीक है। तो इस प्रकार ये शब्द पठन होता है। विकल्प नंबर आपका एक सही है 61 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। 62वां क्वेश्चन, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर। साथियों टेप रिकॉर्डर के द्वारा तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, गलत है। प्रोजेक्टर द्वारा छोटे चित्रों को बड़े आकार में करके दिखाया जाता है। ये गतिशील चित्र जो होते हैं या फिर दृश्य जो होते हैं, इसके द्वारा हम वीसीआर के द्वारा इनको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड विकल्प आपके 62 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। तो चलिए 63वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 63 है, ये देखिएगा। नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है आदर्श वाचन में, सामूहिक वाचन में, अनुकरण वाचन में, मौन वाचन में। तो साथियों नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता, जो अपनी आंखें हैं, इसकी सर्वाधिक सक्रियता किसमें होती है? मौन वाचन में होती है, क्योंकि मौन वाचन में दो ही चीज़ें चलती है, एक तो नेत्र चलते हैं हमारे और हमारा दिमाग चलता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 63 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। 64वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन करना और अवकाश का सदुपयोग करना। तो साथियों पर्यटन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या है पर्यटन का मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य ये होता है भाई अवकाश का सदुपयोग करना, ये नहीं है। निकट के वातावरण का अध्ययन करना, ये भी नहीं है। मनोरंजन करना नहीं है। छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, कि जो छात्र है उनको विषय से संबंधित जो ज्ञान है वो अधिक स्पष्ट हो जाए साथियों। तो 64वें प्रश्न में आपके दूसरा जो विकल्प है यही आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। तो आपके 65वां प्रश्न है, ये देखिएगा 65वें क्वेश्चन को।
समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान है आंकड़ों या तथ्यों का संकलन करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना का निर्माण करना और मूल्यांकन करना। तो 65वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है, जो समस्या समाधान विधि है जिसमें मानसिक निष्कर्षों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका जो अंतिम सोपान है मित्रों वो रहेगा मूल्यांकन करना। चौथा विकल्प 65 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66। तो ये रहा 66वां क्वेश्चन। अनुसंधान विधि का गुण नहीं है। अनुसंधान विधि जिसको खोज विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग जिसके जनक है, इसका कौन सा गुण नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। भाई है मनोवैज्ञानिक विधि तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल है। इस विधि का विकास आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, बिल्कुल। छोटी कक्षाओं के विशेष रूप से उपयोगी नहीं, ये गलत है साथियों। छोटी कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं होती है, बल्कि उच्च कक्षाओं के लिए अनुसंधान विधि को उपयोगी माना जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 66 है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। तो चलिए 67वें क्वेश्चन पर ये देखिए, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। वाणिज्यिक शिक्षालय, पब्लिक स्कूल, बालवाड़ी और लैटिन स्कूल। तो 67 में जो राइट आंसर रहेगा आपके फ्रोबेल का मुख्य योगदान किससे है साथियों? तो जो बालवाड़ी है इसका जो निर्माण है ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। विकल्प 2 आपके सही है प्रश्न नंबर 67 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। तो 68वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 68 को, अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से किया जाता है कि वह छात्रों से वांछित रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करनी है परिवर्तन लाने में कहाँ तक सफल हो पाया है। सामाजिक परिवर्तन लाने में, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने में, प्रायोगिक परिवर्तन लाने में, व्यावहारिक परिवर्तन लाने में। तो 68वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? सही आंसर है इसका, एक अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन किससे किया जाता है कि छात्रों में वांछित व्यावहारिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड विकल्प आपके 68 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 पे आते हैं। तो 69वां क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 69, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल किंडरगार्टन है इसकी, W.H. किलपेट्रिक की साथियों परियोजना है। डाल्टन नगर में की गई थी, किसके द्वारा? कुमारी मिस हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 69 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 70 पर। ये देखिएगा, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अध्ययन, असाइनमेंट, परियोजना। तो भाई परीक्षा के दिनों में मतलब परीक्षा बिल्कुल पास ही है, जैसे अभी रीट का एग्जाम है, तो साथियों सबसे ज़्यादा जो विधि प्रयोग में ली जाती है वो होता है स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी जिसको हम कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 70 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं साथियों। अब आपके 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 71 को, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन किसका है? आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डीवी, किलपेट्रिक, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर कम से कम बताना चाहिए, अधिक से अधिक खोजने का प्रयास करना चाहिए। खोज विधि से संबंधित साथियों ये जो कथन कहा गया है प्रश्न नंबर 71 में, ये किसके द्वारा कहा गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया है। हालांकि ये खोज विधि के संदर्भ में कहा गया है और खोज विधि किसकी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग की थी, बट यहाँ पर कथन हर्बर्ट स्पेंसर का था। तो विकल्प नंबर आपके 71 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित होता है? बिनेट का, ड्रेकाली, ठेका और स्वयं मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 72 में राइट आंसर बताइएगा। देखो, जो विद्यार्थी डायरी होती है आपके पास भी रही होगी शायद पहले, तो साथियों रही होगी, नहीं रही होगी तो कोई बात नहीं, वो मत कहना कि होती नहीं है साथियों, होती है। जो विद्यार्थी डायरी प्रयोग की जाती है प्रारंभिक स्तर पर, ये बिनेट का विधि के आधार पर होती है। प्रथम विकल्प आपके 72 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं। 72 में कौन सा है? प्रथम विकल्प। तो प्रश्न नंबर 72 में है, सॉरी प्रथम विकल्प है ना। 73 देखेंगे, सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस विधि में किया गया? दल शिक्षण, बुनियादी शिक्षा, अभिकर्मित अनुदेशन, खेल विधि। तो दल शिक्षण का प्रयोग तो भाई अमेरिका में हुआ था, अभिकर्मित अनुदेशन भी भारत के नहीं है, खेल विधि भी नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, इसमें ही सबसे पहले सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 73 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, दैनिक पाठ्य योजनाएं आधारित होती है इकाई योजना पर, वार्षिक योजना पर, मासिक योजना पर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दैनिक पाठ्य योजना का मतलब होता है वह पाठ्य योजना जो विद्यार्थियों को हम जो रोजाना का शिक्षण कराते हैं उसके लिए बनाई जाती है। तो ये जो दैनिक पाठ्य योजना होती है ये किस पर आधारित होती है? इकाई योजना पर ये आधारित होती है। एक इकाई में अधिकतम 6 दैनिक पाठ्य योजना और एक न्यूनतम 1 दैनिक पाठ्य योजना सम्मिलित की जा सकती है। तो विकल्प नंबर आपका 174 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिवृत्ति। तो कोई बालक स्वयं के उदाहरण दे रहा है, स्वयं के नियम बना रहा है, तो साथियों 75 में फिर वो किस उद्देश्य के अंतर्गत चला जाएगा साथियों? वो चला जाएगा ज्ञानोपयोग के अंतर्गत, ज्ञान का वो उपयोग करने लग गया है। थर्ड विकल्प आपके 75 में सही है। चलिए नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन, नीलपथ निर्माण में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्ञानात्मक, अभिरुचात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक। तो साथियों 76वें क्वेश्चन में देखिएगा,
नील पत्र मतलब जो ब्लूप्रिंट होता है, जो प्रश्न पत्र की आधारशिला जिसको कहते हैं, इसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक 3 उद्देश्य तो होते हैं, लेकिन अभिरुचात्मक उद्देश्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 76 में आपके थर्ड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 77 पर, आपके 77वां क्वेश्चन साथियों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सूत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। सूत्र सत्र मूल्यांकन है ये, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सूत्र लिखा हुआ है। तो देखिएगा जो सीसी मूल्यांकन की एक तकनीक है, इनमें से कौन सी तकनीक है सीसी की? तो साथियों निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन सीसी की ही तकनीकों में आते हैं। थर्ड विकल्प 77 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो आपके 78वां क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों को दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। तो हम स्थानों, दूरियों की दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को जो समझते हैं साथियों, ये जो कौशल है ये किससे संबंधित है? ये हमारे चित्रण कौशल से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 78 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पे आते हैं। तो चलिए 79वां क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो भाई जो मिड डे मील है वो तो लंच के टाइम पे होता है साथियों, तो फिर ये तो गलत हो गया। खाली पेट आते हैं उनके लिए है नहीं, बल्कि यह ईवीएस या फिर अन्य किसी भी शिक्षण में अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर माना जाता है। दूसरा विकल्प 79 में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80, दत्त कार्य। दत्त कार्य मतलब जो गृह कार्य होता है वो वाला ही के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको सही कथन देखना है मित्रों। प्रश्न संख्या 80 में कौन सा विकल्प आपका सही है बताइएगा। तो देखो 80वें क्वेश्चन में राइट आंसर है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने में, विचारों का निर्माण करने में और उन्हें उपचारित करने का अवसर भी प्रदान करता है। फोर्थ विकल्प सबसे बेटर विकल्प है प्रश्न नंबर 80 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 पे आते हैं। तो आपके 81वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखिएगा, किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए वार्तालाप, रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो भाई वार्तालाप, रेडियो, दूरदर्शन साथियों, इनसे जो प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी है, तो भाषा कौशल आपको बताना है। प्रश्न नंबर 81 में कौन सा रहेगा साथियों? देखो हम यहाँ पर वार्तालाप के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास करते हैं, रेडियो के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास करते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से हम श्रवण कौशल का ही विकास करते हैं साथियों। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 81 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं। तो 82वां क्वेश्चन देखिएगा, श्रुत लेख से किन कौशलों को क्रम से सीखा जाता है? श्रवण वाचन, वाचन श्रवण, लेखन श्रवण, श्रवण लेखन। तो बताओ 82 में आपका कौन सा विकल्प सही है मित्रों? देखो श्रुत लेख मतलब जिसमें सुन करके लिखा जाता है, तो सुन रहे हैं पहले तो श्रवण होगा, श्रवण श्रवण, फिर लिखा जाता है तो लेखन होगा, मतलब श्रवण और लेखन। चौथा विकल्प आपके 82 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है बोध प्रश्न, प्रत्यस्मरण प्रश्न, विकास प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित होते हैं साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति जिनमें करनी होती है, उनको हम प्रत्यस्मरण प्रश्न के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है लेखन की असावधानी, व्याकरण का कम ज्ञान, छात्र की कम दृष्टि, अध्यापक का शुद्ध उच्चारण। तो भाई अशुद्ध वर्तनी का कारण यहाँ लेखन की असावधानी हो सकती है, व्याकरण का कम ज्ञान हो सकता है, लेकिन छात्र की कम दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन साथियों अध्यापक का शुद्ध उच्चारण, भाई शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो वो अशुद्ध वर्तनी का कारण थोड़ी बनता है। इसलिए कौन सा विकल्प आपके इसमें सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 84 में विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 84 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। शिक्षा के बदलते परिवेश निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन का अधिक महत्व है? सतत मूल्यांकन, उत्पादक मूल्यांकन, आकस्मिक मूल्यांकन, व्यावहारिक मूल्यांकन। तो देखो 85 में आपको राइट आंसर का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका इसमें 85 में सही रहेगा साथियों? तो शिक्षा का जो बदलता परिवेश है इसमें हम सतत मूल्यांकन को सबसे अधिक महत्व देंगे, क्योंकि सतत मूल्यांकन मतलब वह मूल्यांकन जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, हर समय जो बालक का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। तो प्रथम विकल्प आपके 85 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 86 है, अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आवश्यक नहीं है
विश्वसनीयता, अभिव्यक्तता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। तो जो अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है साथियों, इसमें विश्वसनीयता भी आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता भी आवश्यक है, व्यापकता भी आवश्यक है, लेकिन अभिव्यक्तता इसमें आवश्यक नहीं मानी जाती है। तो थर्ड विकल्प 86 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 को देखेंगे। परियोजना विधि निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है? पाठ्यपुस्तक केंद्रित, अध्येता केंद्रित, इकाई केंद्रित और इनमें से सभी। तो जो परियोजना विधि है, परियोजना विधि बाल केंद्रित विधि है, इसका मतलब ये अध्येता केंद्रित विधि के अंतर्गत आ जाएगी। विकल्प 2 सही है 87 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे साथियों। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी का आचरण जानने में और इनमें से सभी। देखो कक्षा में उपस्थिति जानने के लिए तो हम रजिस्टर का प्रयोग कर लेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे। विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी होता है। प्रथम विकल्प 88 में सही मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89। तो ये रहा आपके प्रश्न संख्या 89। सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है? रंगों की पहचान के खेल खेलना, चित्र का पठन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना और खिलौने बनाना। तो कुछ चेंजेज मैंने कर दिए हैं। देखो रंगों की पहचान के खेल खेलना, चित्र पठन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना, खिलौने बनाना। ये प्रश्न पहले भी आया था लेकिन उसमें कुछ चेंजेस था, यहाँ कुछ चेंजेज है। वहाँ पर भी आंसर चौथा था, यहाँ पर भी आंसर चौथा है, क्योंकि साथियों यहाँ सर्वोत्तम पूछा है। तो सर्वोत्तम क्या होता है? खिलौने बनाना। चौथा विकल्प 89 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90वां क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? मूल्यांकन, आदर्श वाचन, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो भाई हमें पता चल रहा है कि वो अशुद्ध लिख रहा है, तो फिर मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि हमें पता है उसकी कमी क्या है, अशुद्ध लिखना। तो साथियों ये उपचारात्मक शिक्षण उसके द्वारा उसका किया जाएगा, मतलब उसको जो त्रुटि है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। तो चौथा विकल्प 90 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91। शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य है स्मरण शक्ति विकसित करना, वातावरण के अनुसार ढालना, अनुभव प्रदान करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो भाई जो शिक्षण की समस्त क्रिया होती है साथियों, इसका क्या उद्देश्य होता है? स्मरण शक्ति विकसित करना नहीं, वातावरण के अनुसार ढालना नहीं, अनुभव प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य एक तरफ जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं ना अपन, तो एक तरफ तो उद्देश्य लिख दिया, एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया। तो मतलब उद्देश्यों का जो संबंध है वो किससे होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाने से। चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 91 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92। कक्षा में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन निम्न में से किस भाषा कौशल के विकास के लिए आवश्यक है? श्रवण, पठन, लेखन और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 92 में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 92 में सही रहेगा? तो देखो कौन सा विकल्प सही रहेगा, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92 में। तो देखिए एक छात्र आदर्श वाचन कर रहा है, मतलब किसी चीज़ों को बोल रहा है, तो बोलने से किसका विकास होगा? अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुन रहे हैं, तो यहाँ पर श्रवण कौशल का विकास होगा। भाई आदर्श वाचन से लेखन कौशल का विकास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ओनली प्रथम सही रहेगा, दूसरा या चौथा भी नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 93 है गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर त्रिभुजों की संख्या पता करना। यह गणित के किस ज्ञान के विकास पर आधारित है? आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, तर्क शक्ति का विकास और कौशलात्मक विकास। तो प्रश्न नंबर 93 में राइट आंसर का चुनाव कीजिएगा साथियों। देखो आध्यात्मिक विकास नहीं है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बना दिए जाते हैं इस प्रकार से साथियों। तो ये जो इस प्रकार से यहाँ त्रिभुज बने हैं, मतलब यहाँ इस प्रकार से जो भी बन रहे हैं देख लीजिए, वो अलग अलग आप त्रिभुज जो भी आप बनाते हो, तो बच्चे से पूछा कि भाई इसमें कुल कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये आध्यात्मिक चारित्रिक विकास नहीं है, बल्कि ये तर्क शक्ति का विकास है साथियों। कौशलात्मक विकास नहीं है, क्योंकि बालक थोड़ी त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज तो हम बना रहे हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 93 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। तो 94वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है तुलना, अभिनय, व्यतिरेकी और व्यास। तो प्रश्न नंबर 94 में देखो कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर आपको कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली बतानी है प्रश्न नंबर 94 में। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली अभिनय प्रणाली होती है, जबकि पूर्व प्राथमिक स्तर पर गीत प्रणाली होती है। तो विकल्प आपका 3 सही है 94 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि गीत एवं नाट्य प्रणाली। तो नाट्य प्रणाली को अभिनय प्रणाली कहते हैं। थर्ड विकल्प इसलिए 94 में सही है। 95वां क्वेश्चन है योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। प्रयोजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, निरुद्देश्यता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। साथियों योजना विधि के सिद्धांतों में उपयोगिता, क्रियाशीलता, प्रयोजन तो आ जाते हैं, लेकिन निरुद्देश्यता मतलब बिना किसी उद्देश्य के, तो ऐसा कोई सिद्धांत प्रयोजना विधि में नहीं आता है। थर्ड विकल्प 95 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96।
96वां क्वेश्चन है, वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो जो वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं का शिक्षण यदि हमको करना है तो भाई कौन सी विधि आप यहाँ पर उपयोगी मानोगे? 96वां क्वेश्चन बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो राइट आंसर है वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं के लिए खंडान्वय प्रणाली को सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों। थर्ड विकल्प 96 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 97 है आपके, इनमें से साक्षात्कार का मुख्य रूप है लिखित, मौखिक, काल्पनिक और इनमें से कोई भी नहीं। तो साक्षात्कार का मुख्य रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। हम जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो काल्पनिक रूप में नहीं होता है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, कोई नहीं वाला, लिखित या मौखिक रूप से। तो 97 में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, मौखिक रूप से साक्षात्कार लिया जाता है साथियों, मुख्य रूप से। लिखित रूप से मुख्य रूप से नहीं लिया जाता है बल्कि मौखिक रूप से लिया जाता है। अतः विकल्प नंबर आपके 2 97 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 98 की ओर बढ़ेंगे। गद्य शिक्षण की किस प्रणाली में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता बल्कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों को शब्द का अर्थ निकालने के लिए स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है? प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, उद्बोधन विधि और व्याकरण विधि। तो 98 में सही आंसर बताइएगा। देखो, प्रवचन विधि में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, व्याख्यान में नहीं होती है, व्याकरण में नहीं होती है, ये क्रियाएं उद्बोधन विधि में होती है मित्रों। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 98 में सही है। अब सेकंड लास्ट मतलब 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, इसकी समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए और इनमें से सभी। तो सभी तो नहीं रहेगा, पुनर्बलन प्रत्यक्षीकरण भी नहीं। भाई छात्र की गति को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है तो फिर हम उसका क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। सेकंड विकल्प 99 में सही है। अब इस मेगा टेस्ट का अंतिम और 100वां प्रश्न देखो, कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और साथ में ये भी बता करके जाइएगा कि भाई किसी प्रश्न में 100 में से मान लो 1-2 क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट, प्रश्नों के प्रकार। तो जो प्रश्न पत्र हम बनाते हैं इससे पहले हम कौन सा प्रपत्र तैयार करते हैं? ब्लूप्रिंट, जिसको नील पत्र भी कहा जाता है, जिसको आधार पत्रक भी कहा जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 100वें क्वेश्चन में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, शिक्षण वीडियो के पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं।